चलिए बच्चों, तो सबको समझ में आ गए भाई व्हाट वर द जनरल रिफॉर्म्स आफ्टर टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल? पक्का? चलिए, probably I hope so, this is the last topic children. अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, जो रिफॉर्म्स बनाए गए उनकी क्या अचीवमेंट्स थी, नहीं गेन्स भी और लिमिटेशंस भी हैं इसके बाद। चलिए, बहुत ज्यादा नहीं है, हो जाएगा झटपट, नॉट टू वरी एट ऑल। तो अपनी कॉपी में सब लोग झटपट हेडिंग लिख लें बच्चों, टाइटल्ड एज गेन्स और अचीवमेंट्स ऑफ एग्रीगेरियन रिफॉर्म्स, बेटर टू बी कॉल्ड एज ग्रीन रेवोल्यूशन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है ये सबको पता था। बैकवर्ड और स्टैग्नेंट एग्रीकल्चर सेक्टर दे के गए थे ब्रिटिशर्स हमको, और अचीवमेंट ये था कि हमने उसको ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू आउटपुट बढ़ा लिया। एंड अगर ग्रीन रेवोल्यूशन ना होता बच्चों, क्या सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन इंडिया में हो पाती बच्चों? नो। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एमसीक्यू में, व्हाट लेड टू सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड सप्लाई इन इंडिया, तो चार में से सही आंसर क्या होगा? ग्रीन रेवोल्यूशन कि व्हाइट रेवोल्यूशन? ग्रीन रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन पता है क्या थी? व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए डॉक्टर वर्गीशे कुरियन जी का नाम आपने सुना होगा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब 2006 में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हुई, 6 या 4 में, वो पहले चांसलर थे यहाँ के, और उन्होंने सेटअप किया था सो कॉल्ड आनंद मिल्क यूनियन। ये कोऑपरेटिव था, बाद में जॉइंट स्टॉक कंपनी में जब कन्वर्ट हुआ चिल्ड्रन, तो ये बन गया आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ये अमूल का फुल फॉर्म है। एंड आनंद इज अ प्लेस इन द स्टेट ऑफ गुजरात। समझ में आ गया? ही सॉ कि कितना ढेर सारा मिल्क हमारे देश में बर्बाद हो जाता है, तो इन्होंने गांव गांव जाके प्रचार प्रसार किया, लोगों को मोटिवेट किया कि भाई आप मिल्क हमारे प्रोसेसिंग प्लांट तक लेके आइए, हम आपके मिल्क का आपको अच्छा प्राइस भी देंगे और देर आफ्टर इसको दूर दूर तक पहुंचाएंगे भी। समझ में आ गई बात? और उसके बाद आज तो आप देख ही रहे हैं अमूल कितना फल फूल रहा है, आशीर्वाद मेरा है अमूल के साथ। आइसक्रीम भी आती है अमूल की, कभी मत खाइएगा, बहुत मीठी आइसक्रीम होती है। रिश्तेदारों को जरूर खिलाइएगा ताकि डायबिटीज हो जाए, कुछ टाइम बाद खाना बंद कर दे। तो अच्छी पैक्ड आइसक्रीम आपको हैवमोर की मिलेगी, थोड़ी महंगी होती है बट क्वालिटी सब फ्रेंडली बेटर। और दो कौड़ी की किसकी होती है? क्रीम बेल, मदर डेयरी। मैं बेइज्जती नहीं कर रहा हूं किसी कंपनी की, सच्चाई बता रहा हूं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, ये बात समझ में आ गई सबको बच्चों? हेडिंग लिख लीजिए झटपट फास्ट, और ये 4 लाइन का कंटेंट भी लिख लीजिए। डन एवरीबॉडी? सो ग्रीन का मतलब क्या होता है यहाँ पे बच्चों? हरा रंग। ग्रीन का मतलब क्या होता है? हरा रंग। नो, ग्रीन मीन्स क्रॉप। एंड रेवोल्यूशन का मतलब एक क्रांति, अ स्पर्ट इन आउटपुट। तो 1967-68 में कॉन्सेप्ट इंडिया में आया चिल्ड्रन, और हमारा एग्रीकल्चरल आउटपुट इन हरकतों की वजह से कितने प्रतिशत बढ़ गया? 25%। क्यों सर 67-68 में आया? कहानी पुरानी है, मेरी जुबानी है। 1965 में जब इंडो पाकिस्तान वॉर हुई थी और हमारे टैंक्स घुस गए थे पाकिस्तान के अंदर, तो यूएस ने हमारे ऊपर फूड रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट कर दिए थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, why the need of starting green revolution was felt in the year 96-97? तो आप क्या बोलेंगे? हमें क्या पता, हम थोड़ा वहां पैदा हुए थे उस समय। तो टीचर कहेगा हम भी नहीं पैदा हुए थे, तो आपको अंडा दे देते हैं। तो आपको रीजन ये लिख के आना पड़ेगा, ड्यू टू इंडो पाक वॉर एंड यूएस क्लेमिंग और फ्रेमिंग और पुटिंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंडियन फूड सप्लाईज, so it was thought to become a self-sufficient country in the growth of food grains itself. That's why ideas were brought in to increase the output of agricultural crops children. इस वजह से ये आइडिया आया था। सरदार जी कहाँ इनको छोड़ के जा रहे हैं? कह रहे हैं तुम्हारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पड़ा है। सरदार जी यार रख लो अपने पास, हमको नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ बटर चिकन खाने। चलिए, तो बच्चों मल्टीपल फेजेस में ग्रीन रेवोल्यूशन को बनाया गया इंडिया में। बनाया क्या गया मतलब लागू किया गया। फेज 1 था 60s से और 70s के बीच वाला। मिड शब्द का पालन क्यों किया गया है? मिड का मतलब ये 65 के बाद आया। तो स्कोप ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन वाज रेस्ट्रिक्टेड ओनली टू व्हीट एंड राइस। काहे सर? क्योंकि बच्चों नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में ज्यादा कंजम्पशन किस चीज का है? राइस का है। और नॉर्थ के अलावा अगर हम ईस्ट जोन की बात करें चिल्ड्रन, या हम एकदम डाउन साउथ की बात करें, तो यहां पे किस चीज की खपत ज्यादा होती है? चावल की। क्यों सर ऐसी खपत है? आप कोलकाता साइड चले जाइए, क्योंकि वहां पे उसकी खेती ज्यादा है, खेती ज्यादा तो उसकी सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई ज्यादा है तो डिमांड के कंपैरिजन में उसकी सरप्लस यूनिट्स हैं, सरप्लस होगा तो प्राइस विल फॉल डाउन। और साउथ इंडिया में ज्यादा लोग डोसा इडली चावल से क्यों बनाते हैं? क्योंकि वहां पे भी चावल की खेती गेहूं के मुकाबले ज्यादा है। तो जिस चीज की जहां पे खेती ज्यादा होती है, सप्लाई ज्यादा होती है, उसका प्राइस वहां पे क्या होता है बच्चों? कम।
तो जब प्राइस कम होगा तो पीपल विल बी इजिली एबल टू अफोर्ड दैट। खोपड़े में बात गई। तो पंजाब और आंध्र प्रदेश की बात करें बच्चों तो वीट का चलन ज्यादा था, और तमिलनाडु की बात करें, आंध्र प्रदेश में भी राइस होता है ऐसी बात नहीं है, बट वीट पंजाब में बहुत ज्यादा चल रहा है। पंजाब में आपको राइस के खेत कंपेरेटिवली बहुत कम नजर आएंगे। वाई? बिकॉज इट इज अ खारिफ क्रॉप। विच टाइप ऑफ क्रॉप पढ़ा होगा ज्योग्राफी में आपने? खारिफ क्रॉप, राबी क्रॉप, और इसको पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो ये पंजाब में कंपेरेटिवली कम है तमिलनाडु के या सदर्न स्टेट्स के चिल्ड्रन, क्योंकि वहां पे पानी की सप्लाई कंपेरेटिवली ज्यादा है। फिर दूसरा 75 और 80 के आसपास हुआ व्हेन इट कवर्ड मोस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ये 3 स्टेट्स का नाम याद रखिएगा बच्चों, क्योंकि आपको पूछ सकते हैं विद द implication और रेफरेंस टू ग्रीन रेवोल्यूशन ड्यूरिंग मिड 60s एंड 70s, फाइंड आउट द ऑड वन आउट। 4 स्टेट्स दे देंगे आपको, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जम्मू एंड कश्मीर। तो आपका जवाब क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। तो जो बच्चे बोलते हैं ना आईडी बड़ा आसान है, एमसीक्यू में आसान कुछ नहीं होता। एमसीक्यू में अपना नाम भी बड़ा डिफिकल्ट लगने लग जाता है। कुमार है, मिस्टर है, मिस है, लगेगा कि नहीं लगेगा, तो इसलिए एमसीक्यू में सब डिफिकल्ट हो जाता है। नहीं समझे बात को? समझ गए? चलिए, मिड 60s 70s डन चलन कर लिया। तो स्पर्ट इन प्रोडक्टिव एक्टिविटी कैसे आया, एक इलस्ट्रेशन है। वीट का प्रोडक्शन 3408 हो गया 660 से, राइस का 2665 हो गया 665 से, मेज का 1114 हो गया 704 से। अब मेरे को नहीं लगता कि ये सिर्फ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात है। लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन, मीन्स ऑफ फार्मिंग, वाटर सप्लाईज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ सीड्स। ये जो सीड्स वाली बात है ना बच्चों, ग्रीन रेवोल्यूशन में सिर्फ ये आती है बस। इज दैट क्लियर? बाकी तो सो कॉल्ड, जैसे आपने एड्स टू टेट पढ़ा था, तो दिस इज कॉल्ड एज एड्स टू फार्मिंग। HIV वाला एड्स ना समझ लेना, ये हेल्प इन फार्मिंग है चिल्ड्रन। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर बात करें तो ज्यादा इफेक्ट सबकी वजह से हुआ होगा बेसिकली, बट ज्यादा इफेक्ट किसकी वजह से आया? सीड की वजह से। अगर आपकी सीड ही हाई यील्डिंग वैरायटी नहीं है, कितना भी आप पानी सप्लाई कर लीजिए, क्या आपका आउटपुट बढ़ेगा? नो। तो साइंटिस्ट एग्रीकल्चरल एरियाज में, आपने कोर्सेज सुने होंगे, लोग बीएससी एग्रीकल्चर पढ़ते हैं, बीटेक इन एग्रीकल्चर करते हैं। तो बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर में होता क्या है, ये ग्राफ्टिंग, मल्टीपल टाइप ऑफ क्रॉप क्लोनिंग, इन सब चीजों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, ताकि हम कैसे ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चरल आउटपुट एक खेत में बढ़ा पाए। तो किसी जमाने में एक पेड़ पे लेटस से 50 किलो आम उगता था, बट ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, नई सीड्स तैयार कर ली, अब 50 की जगह उसी जगह पे पेड़ पे 80 किलो आम उगेगा, तो आम की सप्लाई बढ़ गई। इसीलिए आम 10 साल पहले भी 150 रुपए से स्टार्ट होता था, आखिरी तक 40 रुपए में बिकता था, आज भी वही रेट है। क्यों ऐसा है? महंगाई तो बढ़ रही है, बट आम क्यों नहीं महंगा हो रहा? क्योंकि आम की फसल जितनी महंगाई बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा उसकी पैदावार बढ़ रही है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे बात को? समझ गए? पक्का? चलिए चला जाए आगे। जगी भाई कोई क्वेरी? माधव जी कोई क्वेरी? डन दिस? नो सर। बस डेटा नो सर। जरूरी याद रखिएगा, ये डेटा पहले पढ़ चुके हैं, 660, 665 एंड 704। जब हम ब्रिटिश में एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज पढ़ रहे थे ब्रिटिश एरा में, ये डेटा वहां पे था। चलिए लिख लीजिए झटपट फास्ट। सब्सटैंशियल राइस इन एकरेज, इसका क्या मतलब होता है? 1 एकड़ में जितना आउटपुट पहले होता था अब उससे कहीं ज्यादा है। तो प्रैक्टिकली सिर्फ ये डेटा काम का है चिल्ड्रन। 1950-51 में ग्रॉस एरिया अंडर कल्टीवेशन वाज हाउ मच चिल्ड्रन? 13 करोड़ हेक्टेयर्स। और अब ये बढ़ के कितना हो गया चिल्ड्रन? 19 करोड़। अब ध्यान से सुनिएगा, 6 करोड़ हेक्टेयर्स मतलब 50% लैंड अंडर कल्टीवेशन बढ़ा। हाउ मच चिल्ड्रन? 50%। बट क्या हमारा आउटपुट सिर्फ 50% ही बढ़ा था? आउटपुट क्या सिर्फ 50% ही बढ़ा था? चेक कर लीजिए डेटा जरा, 704 से 1114 हो गया। हाँ तो सर ये तो 50% ही है, बट 3408 हो गया 660 से, क्या ये 50% है? नो। तो यहां पे साबित हो जाता है कि लैंड अंडर कल्टीवेशन तो 50% बढ़ा, बट आउटपुट उससे भी कहीं ज्यादा। वाई? क्योंकि हमारी जो क्रॉप्स थी उनका आउटपुट ज्यादा हो गया। ओके, तो सिर्फ ये डेटा कॉपी करेंगे आप। 50-51 में कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन था? 13 करोड़ हेक्टेयर। और अब कितना एरिया अंडर कल्टीवेशन हो गया चलन? 19 करोड़ हेक्टेयर। राइज ऑफ व्हाट परसेंटेज? अप्रोक्सीमेटली 50%। ऐसा इसलिए हुआ
क्योंकि फार्मर्स को भी अकल आ गई। पहले वो सिर्फ उतना उगाते थे जितने में उनका पेट पल जाए, बट नाउ दे शिफ्टेड फ्रॉम अ नेसेसिटी, दैट इज अ फार्मिंग एक्टिविटी, टू अ प्रॉफिट मेकिंग वेंचर चिल्ड्रन। और ये भी एक रीजन था कि क्यों आउटपुट उन्होंने बढ़ाया। व्हेन दे केम टू रियलाइज कि भाई आउटपुट बढ़ाने से हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, तो हम इसको भी एक बिजनेस की तरह कर सकते हैं। पहले वो लोग इसको एक बिजनेस की तरह नहीं करते थे, सिर्फ इतनी फसल उगाते थे जितने में खुद खा पी पाए, या किसी के घर में बर्थडे है या किसी की शादी है तो वहां गिफ्ट में भी एक बोरी चावल आटा इस तरह से दिया जाता था। बट आज ऐसा वहां पे भी नहीं होता। आज ये आटा और चावल बाजार में बेच देते हैं, पैसा कमाते हैं और लिफाफे 1100 और 2100 के चले जाते हैं। सेकेंड पॉइंट हैज बीन कॉपीड बाय ऑल चिल्ड्रन। चलिए, मार्केटेबल सरप्लस, ये एमसीक्यू में आपसे पूछ सकते हैं, ये क्या होता है? जितना आउटपुट आपने उगाया अपने लिए, जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए रखा, वेल एंड गुड, जो बच गया दैट इज नोन एज व्हाट चिल्ड्रन? मार्केटेबल सरप्लस। और इसी मार्केटेबल सरप्लस को हम क्या कर देते हैं बच्चों? सेल कर देते हैं। और मार्केटेबल सरप्लस सिर्फ कमर्शियल फार्मिंग के केस में हो सकता है आपके पास, सब्सिस्टेंस फार्मिंग में देयर कुड बी नो मार्केटेबल सरप्लस। बात समझ में आई? तो आपसे पूछ सकते हैं मार्केटेबल सरप्लस इज द रिजल्ट ऑफ, चार ऑप्शन मिल जाएंगे, सब्सिस्टेंस फार्मिंग, कमर्शियल फार्मिंग, ईदर सब्सिस्टेंस और कमर्शियल, नन ऑफ दीज। तो आपका जवाब क्या होगा? कमर्शियल फार्मिंग। क्योंकि जब आप कमर्शियल फार्मिंग करेंगे तभी आपके पास ज्यादा आउटपुट रहेगा। समझे इस बात को चिल्ड्रन? चेंज इन फार्मर्स आउटलुक, ये पॉइंट बच्चों पिछले पॉइंट के साथ जोड़ के लिखिएगा हमेशा। इन्होंने सब्सिस्टेंस से अपने आप को कन्वर्ट कर लिया किस तरह की फार्मिंग में चिल्ड्रन? कमर्शियल फार्मिंग में। तो उसी पॉइंट को थोड़ी फैंसी लैंग्वेज में बोल दिया गया है। जब आउटपुट बढ़ा, क्या हमको अमेरिका से अभी भी इंपोर्ट करने की जरूरत पड़ी चिल्ड्रन? नो। तो वी बिकेम सेल्फ सफिशिएंट चिल्ड्रन। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमारा लैंड अंडर कल्टीवेशन ग्रीव अप ओनली बाय 50%। बट अगर वीट और राइस की बात करें तो 4 to 6 टाइम्स, 400 से 600 गुना तक हमारा आउटपुट बढ़ गया बच्चों। नहीं समझे बात को? समझ गए? ये सब डेटा बच्चों लिख के आएगा, नंबर तभी मिलेगा। क्योंकि अगर सिर्फ टेक्स्ट टेक्स्ट लिख के आ जाएंगे और सोचे कि हेडिंग लिख दे और अंदर कुछ भी लिख दे, टीचर बेवकूफ नहीं है। जब आप डेटा लिखेंगे, टीचर को सो कॉल्ड कॉपी पढ़ने में अच्छी लगेगी, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। तो सेल्फ सफिशिएंसी की जरूरत कब महसूस हुई? 1965 याद रखिएगा हमेशा, याद रखेंगे 1965। चलिए, और लैंड एरिया तो 50% बढ़ा, बट क्रॉप हमारी 50% से कहीं ज्यादा बढ़ गई। मेज की बात करें तो 50% ही बढ़ा था, बट राइस और वीट कहां 600 700 था और सीधे 3000 और 2800 पे पहुंच गया। तो दैट ग्रू अप बाय 4 to 6 टाइम्स बेसिकली। क्विकली पुट इट। सर गेन्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन सफिशिएंट थे कि नहीं थे? सर पढ़ तो चुके हैं। अब आप ये पढ़ेंगे कि अगर ये सफिशिएंट थे तो सो कॉल्ड इट इज अ गेन, बट ये सफिशिएंट नहीं थे तो इट वाज अ लिमिटेशन। तो मेरिट्स आपने पढ़ ली ग्रीन रेवोल्यूशन की, अब क्या पढ़ेंगे? डीमेरिट्स। तो ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से देयर वाज अ राइज इन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। सब लोग इस बात को मानने को तैयार हैं बच्चों, या कुछ लोग अभी भी नहीं तैयार हैं? तैयार हैं। बट अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे व्हाट इज सेड एज कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी की स्टडी। ये थ्योरी मैंने आपको इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ाते टाइम बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टार्ट करने से पहले बताई थी बच्चों। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों। देयर इज अ कंट्री कॉल्ड इंडिया एंड अ कंट्री कॉल्ड यूएस। राइस एंड व्हीट नजर आ रहा है सबको? हमारे यहां सारे रिसोर्सेज यूज कर लें तो 2000 क्विंटल राइस उग सकता है। अगर ये काम ना करें तो 5000 क्विंटल वीट उग सकता है। दोनों में से कोई एक चीज आप उगाएंगे, दोनों उगा नहीं सकते। यूएस अगर सारे रिसोर्सेज अपने राइस में लगा दे तो कितना राइस उगा पाएगा? 7000 क्विंटल। और अगर वीट में लगा दे तो कितना वीट उगा पाएगा? 1000 क्विंटल। तो यूएस किस चीज की खेती करना चाहेगा बच्चों? राइस की, क्योंकि दे स्पेशलाइज इन दैट। और इंडिया किस चीज की खेती करना चाहेगा? वीट की, बिकॉज दे स्पेशलाइज इन दैट। तो इंडिया वीट का प्रोडक्शन करेगा और एक्सपोर्ट किसको करेगा? यूएस को, और अपने लिए भी कुछ रख लेगा। और यूएस किसका प्रोडक्शन करेगा? राइस का, और किसको बेच देगा? इंडिया को, और कुछ अपने लिए भी कर लेगा। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट डिफरेंस इन कॉस्ट। एक जगह हम अच्छे हैं और एक जगह यूएस अच्छा है।
इतनी बात सबको समझ में आई बच्चों? बच्चों इतनी बात समझ में आ गई? चलिए अनदर एग्जाम्पल, अनदर एग्जाम्पल राइस एंड वीट का लेते हैं। चलिए इंडिया में अगर सारे रिसोर्सेज लगा दिए जाए राइस में तो 2000 क्विंटल राइस हो गएगा। कितना? 2000। और अगर वीट में लगा दें तो कितना उगाएंगे? 1000। यूएस अगर सारे रिसोर्सेज राइस में लगा दे तो कितना राइस उगाएगा? 6000। और वीट में लगा दे तो कितना वीट उगा सकता है यूएस? 2000। यूएस हमसे राइस में भी आगे है और वीट में भी आगे है, बट दोनों चीजों तो प्रोड्यूस करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स का बेसिक क्लॉज है भाई, लिमिटेड रिसोर्सेज। ये खत्म हो जाएगा तो इकोनॉमिक्स खत्म हो जाएगी। तो यहां तो समझ में आ गया, वी वर हैविंग सुपरमेसी इन वीट, we'll produce that. US was having supremacy in rice, they will produce rice. इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी। यहां पे बच्चों इंडिया अगर राइस प्रोड्यूस करे तो यूएस कहेगा हम भी राइस प्रोड्यूस करेंगे। दुनिया में शॉर्टेज किस चीज की होगी? वीट। चाइना कहेगा हम भी वीट प्रोड्यूस कर लेते हैं। फिर ऐसा नहीं, हम दो कंट्रीज की बात कर रहे हैं, इन्हीं में जवाब देना है। इंडिया में राइस और वीट का रेशियो क्या नजर आ रहा है? 2:1। मतलब हम डबल राइस उगा सकते हैं वीट के मुकाबले, यस और नो? यूएस में रेशियो क्या नजर आ रहा है बच्चों? 3:1। वो 3 गुना राइस उगा सकते हैं। हम राइस में अच्छे हैं वीट से, यूएस कह रहा है हम भी राइस में अच्छे हैं वीट से। बट यूएस कितना राइस उगा सकता है वीट के कंपैरिजन में? 3 टाइम्स। हम कितना उगा सकते हैं? 2 टाइम्स। अगर दोनों लोग राइस उगाने लग जाएं, स्टिल किसका राइस सस्ता होगा? यूएस का। यूएस अपने रिसोर्सेज में वीट के मुकाबले 3 गुना राइस प्रोड्यूस कर सकता है, हम अपने रिसोर्सेज में सिर्फ 2 गुना। समझ में आ गया? अगर आप बाइक में मेरे से रेसिंग लगाएं, मैं 1000 किलोमीटर चला पाऊंगा और आप 2000, कौन जीतेगा? आप जीतेंगे। अगर आप कार रेस करें मेरे साथ तो मैं 2000 किलोमीटर गाड़ी चला पाऊंगा और आप 6000, कौन जीतेगा? स्टिल दोनों में आप ही जीतेंगे। तो आप कहेंगे कोई भी रेस लगा लो, जीतेंगे तो हम ही, बट ऐसा नहीं, रेस तो कोई एक होगी। यूएस प्रोड्यूस करेगा राइस क्योंकि वो 3 गुना एफिशिएंसी रखता है वीट के मुकाबले। हम कितनी एफिशिएंसी रखते हैं? सिर्फ 2 गुना। हु हैज मोर एफिशिएंसी इन राइस, इंडिया और यूएस? यूएस। तो यूएस कहेगा मेरी एफिशिएंसी ज्यादा है, इसलिए मेरे यहां राइस का कॉस्ट पर यूनिट कम होगा, तो मैं राइस ही उगाऊंगा। इंडिया कहेगा अगर हमने भी राइस उगाया तो हम किसी को बेचने लायक तो रहेंगे नहीं, क्योंकि सस्ता राइस कहां पे होगा? यूएस में। तो यूएस दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर लेगा। इसको बोलते हैं सो कॉल्ड कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कंपैरेटिव डिफरेंस इन कॉस्ट। हमने 12वीं में पढ़ा था, आप शायद ग्रेजुएशन में भी इसको नहीं पढ़ पाएंगे। इज दैट क्लियर चिल्ड्रन? तो यहां पे हम बात कर रहे हैं, अपना कंपैरिजन कर रहे हैं डेवलप्ड नेशंस के साथ चिल्ड्रन। वीट में पर हेक्टेयर प्रोडक्टिविटी इंडिया की कितनी है? 3.4। चाइना का कितना है चिल्ड्रन? 6.5। और यूके का कितना है? 9। ये डेटा पुराना आपने पढ़ा हुआ है चिल्ड्रन। कौन सी कंट्री स्पेशलाइज कर रही है चिल्ड्रन? यूके। तो क्या हम किसी को एक्सपोर्ट करने के लायक हैं? तो ग्रीन रेवोल्यूशन से सेल्फ सफिशिएंसी तो आ गई, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हो गया, बट एक्सपोर्ट प्रमोशन नहीं हो पाया। और यहीं पे इंडिया लैग कर गया चिल्ड्रन। और ये हर बार इंडिया में होता है, क्योंकि हम इंडियंस कुछ बहुत बड़ा करने की कभी सोच ही नहीं पाते। बर्थडे पार्टी है, आज क्लास मिस कर देंगे। अरे बर्थडे पार्टी में खाना ही तो खाना है, केक खाना है, मिल जाएगा, क्लास करने के बाद चले जाना। दूसरी कंट्रीज क्या सोचती हैं? उन चीजों को तो बनाओ जिनको इंपोर्ट करते हो, बट इतना बनाओ कि वो कल को एक्सपोर्ट भी हो पाए। समझ गए इस बात को? चलो, सेम इज द कहानी विद राइस ऑल्सो। इंडिया का 2.4 और चाइना का 6.8, डबल से भी कहीं ज्यादा। तो सिग्निफिकेंट था, सेल्फ सफिशिएंसी ऑफ फूड हो गई, बट क्या सफिशिएंटली आप इसको एक्सपोर्ट कर पाए चिल्ड्रन? बिल्कुल नहीं कर पाए। तो लेक्चर रिकॉर्डिंग देख के इस चीज को कॉपी कर लेंगे आप, तो इसको एग्जाम में जरूर लिख के आइएगा। अगर 6 नंबर का या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन, तो टीचर विल फाइंड कि डेफिनेटली आप कुछ पढ़ के आए हैं। इज दैट अंडरस्टूड? चलिए, सिर्फ और सिर्फ वीट और राइस की हमने बात की, और कुछ टाइम के बाद 70s और 80s वाले फेज में हम चले आए जूट और कॉटन में। अब देखिए इस पॉइंट पे डेट नहीं लिखी है, एग्जाम में अगर आप डेट छोड़ के आएंगे तो अगेन मार्क्स नहीं मिलेगा। तो 60s और 70s में वी डिड ग्रीन रेवोल्यूशन एप्लीकेशन ऑन ओनली वीट एंड राइस। 70-80 तक वो जूट कॉटन टी पे चला गया। व्हाट अबाउट द अदर क्रॉप्स?
कोई दूसरी क्रॉप्स के ऊपर क्या ग्रीन रेवोल्यूशन अप्लाई हुआ? इसलिए ओवरऑल फूड प्रोडक्शन इतना ज्यादा हुआ ही नहीं कि आप हर चीज को एक्सपोर्ट कर पाए। समझ में आ गया? पॉइंट लिख के जगह छोड़ दीजिए, रिकॉर्डिंग देके आप लिख जरूर लीजिएगा। अनइवन स्प्रेड, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये तो बहुत सो कॉल्ड ग्रीन रेवोल्यूशन से सक्सेसफुल रहे। बट चोर स्टेट्स इंडिया के कौन कौन से हैं जहां हम रहते हैं? यूपी, ईस्ट यूपी में बदमाशी ज्यादा है, उमेरठ साइड, बिहार, एमपी एंड ओडिशा। पैसा तो इनको मिल गया, पैसा तो इनको मिल गया, बट इन्होंने क्या खेती बाड़ी पे खर्च किया बच्चों? इन्होंने खेती बाड़ी पे बिल्कुल भी खर्च नहीं किया। दे हैड लिमिटेड फार्मिंग पॉपुलेशन बिकॉज मैक्सिमम फार्मिंग पॉपुलेशन वेंट टू डू जॉब्स इन सेकेंडरी एंड चिल्ड्रन टर्शरी सेक्टर्स चिल्ड्रन, क्योंकि HYV टेक्नोलॉजी सिर्फ और सिर्फ रिच फार्मर्स को ही मिल पाई, दूसरे फार्मर्स को सीड्स जुगाड़ पानी से मिल ही नहीं पाते थे। इसलिए ग्रीन रेवोल्यूशन कागज में तो बहुत बढ़िया थी, बट रियल लाइफ में वो अप्लाई नहीं। समस्याएं समझ में आ गई चिल्ड्रन? पक्का? एंड देयर वाज एन इकोनॉमिक डिवाइड चिल्ड्रन, रिच फार्मर एंड पुअर फार्मर। पुराने पॉइंट के साथ आप इसको मर्ज कर सकते हैं। तो रिच फार्मर्स यूज टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, पुअर फार्मर्स तक ये बेनिफिट्स पहुंच ही नहीं पाते थे। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए, इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है समाप्त।